साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीटीटी का यह मैथ से सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कि पहला चैप्टर होगा। संख्या पद्धति से समझेंगे कि कौन सी संख्या क्या होती है उसके बारे में। संख्याओं के प्रकार हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसी के बारे में हम लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या किससे कटती है, किसे सब अभाज्य संख्या, किसे भाज्य संख्या, कौन सम संख्या, कौन विषम संख्या होती हैं, कौन पूर्ण संख्या, यह भी पूछता भी है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को चलते हैं पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर जो होता है वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक वह संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक नेचुरल या प्राकृतिक संख्या वो कहते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। ठीक है ना। ये याद रखिएगा, एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसके बाद से ही मिलकर के संख्या मिलती है तो आगे बनता है। ठीक है ना। इतना है, एक नोट है, ये हो गया। कितना प्राकृतिक संख्या है तो 9 है। आगे देखेंगे शून्य जो है, देखिएगा शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको भी याद रखिएगा, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि किसी भी वस्तु का गणना एक से प्रारंभ होती है। जो कोई भी हम नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक नंबर या नेचुरल संख्या अगर हम लोग देखेंगे, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को देखेंगे तो किसी भी हम वस्तु को गिनती करते हैं तो एक से गिनती करते हैं, जीरो से प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो भी सभी प्राकृतिक संख्याएं वो धनात्मक होती हैं, ये याद रखिएगा। जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह धनात्मक होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, वो यानी होल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या एक साथ जो शून्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके साथ शून्य को जोड़ दिया जाता है, मतलब शून्य को लगा दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी कि होल नंबर हो जाएगा। और इसी होल नंबर से हम अनंत तक जो शब्द बना सकते हैं, मतलब कि जो संख्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बनाना है तो 1 और 0, 20 बनाना है तो 2 0, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या से यानी होल नंबर से हम लोग पूरी संख्या को लिख सकते हैं। इसके साथ में यह एक प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है ना। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है और पूर्ण संख्याएं उसमें 0 लगा देंगे तो वह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसी तरह से एक आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये भी याद रखिएगा, इंटीजर नंबर क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए क्या होता है कि ऋणात्मक 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तीनों मिला करके जो होता है वह पूर्णांक संख्या होती हैं। और शून्य न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। ये याद रखना है कि शून्य जो न तो पूर्णांक संख्या है, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसको याद रखना है। ठीक है। देखिए क्या है, इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा। देखिए 1 से लेकर के 1 मतलब 0 से 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 ये संख्याएं हैं। मान कर चलिए ये सब संख्या है। तो यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के कौन सी संख्या है, यह नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ से लेकर के कौन सी संख्या है, तो होल नंबर जो होगा पूर्ण संख्या है, यह पूर्ण संख्या है। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए -1 हो गया और -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है ना। -4 हो गया, -5 हो गया और -6 हो गया। ऐसे ही है। तो यह टोटल मिला करके क्या हो जाएंगे यह सब, तो यह हो जाएंगे, ये टोटल मिला करके हो जाएंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। यानी कि यह जो है धनात्मक, 0 और ऋणात्मक, अगर इनको लेंगे तो ये इंटीजर संख्या हो जाएंगी, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। 0 के साथ अगर रख देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर रखेंगे तो वो हो जाता है नेचुरल नंबर। यह पूछता भी है। इससे आगे और चलेंगे तो और आपको डिटेल में समझेंगे। देखिए दिया हुआ है कि इसको ये समझ गए कि ये 3 चीज़ होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। ठीक। अब देखिए उनसे क्या वास्तविक संख्या क्या-क्या बनती हैं। जो वास्तविक संख्या एक स्थानीय मान होता है, उसे संख्या जो बनाया जाता है वो उसके बारे में समझेंगे। देखिए वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है, और एक आता है प्लेस वैल्यू। एक फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू, मतलब कि वास्तविक मान और एक स्थानीय मान। यह बहुत बार यूपीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या के अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक जो मान होता है, वह संख्या का मान कभी नहीं बदलता है, चाहे वह अंक या संख्या में किसी स्थान पर हो। उस अंक का वास्तविक या जातीय मान, इसको जातीय मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं और फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है ना। इन तीनों को इंग्लिश में, हिंदी में जानना जरूरी है। जैसे कि जब पूछता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा। देखिए अब जैसे में दिया हुआ है 39, जैसे कि 3,95,064 है ना यहाँ पे, जैसे सही पकड़ा मैंने 39,564 है। इसमें 9 का वास्तविक मान क्या होगा, तो वास्तविक मान या फेस वैल्यू या जातीय मान जो होगा, जिसका पूछेगा, मान कर चलिए अगर 4 पूछ दिया तो इसका जातीय जो मान है या वास्तविक मान है या फेस वैल्यू 4 ही है।
और इसका 6 है, मतलब कि जिसका जो पूछेगा वही मान हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जब स्थानीय मान पूछ देगा तब वो अलग हो जाएगा, वह आगे आपको मिलेगा। देखिए स्थानीय मान है, स्थानीय मान को क्या है, वह संख्या अंक का वह मान है जो किसी उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे किस स्थान पे वो है, जो संख्या कोई भी संख्या दिया हुआ है, चाहे कोई भी नंबर दिया हुआ है, किस स्थान पे है, वह हमेशा उसका स्थिति बदलता रहता है और उसी को स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि जो वो स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है ना? किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 आदि संख्याओं पर स्थित अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए उसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000 आदि से गुणा करते हैं। जैसे में इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वही 3900, 560। देखिए अब इसमें 4 क्या था, 6 क्या था, जैसे अगर जातीय मान पूछ दिया या वास्तविक मान पूछ दिया जाए या क्या बोलते हैं फेस वैल्यू बोल दिया जाए, तो जैसे यहाँ पे देखिए 4 का 4 ही है, 6 का 6 ही है, 5 का 5 ही है, 9 का 9 ही है, और 3 का 3 है। लेकिन यहीं पे जब स्थानीय मान पूछ दिया जाएगा तो स्थानीय मान में अलग हो जाएगा। देखिए यह इकाई है, ये दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हज़ार पे है, 10,000 पे है। तो अगर इसमें से 4 का स्थानीय मान पूछ दिया जाए, स्थानीय मान, तो इसमें इकाई में है तो 4 और गुणे 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना? इसका जो मान है स्थानीय मान 4 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यह दहाई पे है, यानी कि 100 के 10 के स्थान पे है, यानी कि 6 × 10 हो जाएगा। तो जो 6 का मान है, जो 6 का मान है, वह स्थानीय मान क्या है, तो देखिए जातीय मान 6 हो गया, लेकिन स्थानीय मान क्या हो गया, 60 हो गया। उसी तरह से 5 को भी अगर हम लोग देखेंगे, 5 को, तो 5 का जो स्थानीय मान है तो कितने सैकड़ा पे है, तो यानी कि 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय मान है या प्लेस वैल्यू है उसका 500 है, लेकिन जब वहीं पे फेस वैल्यू अगर कर दिया जाए, वास्तविक मान कर दिया जाए या जातीय मान कर दिया जाए तो 5 होगा। इसी तरह से हर एक संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान होता है, ठीक है ना? स्थानीय मान में क्या होता है कि जिस स्थान पे वो रखा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, उसका हर समय बदलता रहता है। जैसे जहाँ पे अगर सैकड़ा में रख देंगे, जैसे 4 है, उसको सैकड़ा में रख देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन स्थानीय जातीय मान वही रह जाएगा, ठीक है ना? तो ये स्थानीय मान और जातीय मान का एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपीटीटी में, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, एक बार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आते हैं परिमेय संख्या। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी संख्या को p/q में रख सकते हैं। जैसे p/q मतलब कि बट्टा में p/q में रख सकते हैं। इसमें एक शर्त होता है, ठीक है ना? वह जो है p/q में रखा जा सकता है, जो भी परिमेय संख्या होती है वो p/q में होता है। लेकिन एक शर्त होता है कि q जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए, बस यही एक शर्त होना चाहिए। यहाँ पे 1 हो सकता है, 1 भी, 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, लेकिन q जो है 0 नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जो होता है वो सभी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। जो भी पूर्णांक संख्या होती हैं वह एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा। एक होता है अपरिमेय संख्या। आगे देखेंगे इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसमें देखिएगा सभी संख्याएं जो होती हैं p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी संख्या है उसको p/q में नहीं रखा जा सकता है, वह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जिस चीज को अगर हम p/q में नहीं रख सकते हैं वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे में देखिए अंडर रूट में 2 है, यह क्या हो जाएगा आपको बताना है, और अंडर रूट में 4 क्या है। तो देखिए ये अंडर रूट का मान जो होता है ना, अंडर रूट का जो मान होता है, बाहर जाएंगे तो वह पावर में चला जाएगा, वह 1/2 हो जाता है। तो उसी तरह से जब इसको हम लगाएंगे तो वह हो जाएगा 2 का पावर 1/2 हो जाएगा, और 4 को लगाएंगे तो 4 का पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम जब तोड़ेंगे 4 को तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और गुणे में 2 का पावर 2 और गुणे में 1/2, तो इससे कट जाएगा, तो यानी कि 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो पावर 1 से ढेर विशेष नहीं मतलब होता है, वहाँ पे 2, 3 होगा तब अंतर आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान क्या है, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है? यह इरेशनल नंबर हो जाएगा। वहीं पे एक और चीज आता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक होता है कि पाई मतलब होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे 22/7 इसका मान जो होता है 22/7 होता है, ठीक ना? वो जो होता है 22/7 जो होता है वह परिमेय संख्या होता है, इसलिए कि वो p/q में रखा जा सकता है, किया जा सकता है, और जो q है 0 नहीं है। तो ये याद रखना होगा कि जो परिमेय संख्या होती है, जैसे परिमेय संख्या जो होती है वो p/q में रखा जा सकता है, और q जो है 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या में p/q में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगर व्यक्त कर देंगे तो जानिए कि p/q में परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर q 0 हो जाएगा तब वहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी बात, अंडर रूट 2 में आप लोग देखें कि अंडर रूट 2 है जो अपरिमेय संख्या है, और अंडर 4 जो है वह जो है परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग समझा दिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी याद रखिएगा। यह सब एक कॉपी पे क्या करिएगा कि एक पन्ने पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना?
बैक अगर नहीं ध्यान दिया तो एक बार से इसको थोड़ा लिख लेंगे, उसको रिवीजन करेंगे ना तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। रियल नंबर जो दिया है वह क्या है, वास्तविक सभी संख्याएं जो या तो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जो भी रियल नंबर जो होता है वह या तो परिमेय संख्या में रख सकते हैं या अपरिमेय रख सकते हैं, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। और जो पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, देखिए जैसे हम लोग देखे थे अभी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है एक यहाँ से क्या था, यह जो था नेचुरल नंबर था, यानी कि प्राकृतिक संख्या थी, ठीक है। अब यहाँ से और ये देखिए पूर्णांक संख्या थी, पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या। और उसके बाद से -1, -2 और माइनस में 3, ऐसे ही चलता जाएगा, यह ऐसे चलता जाएगा, यह भी आगे चला जाएगा। तो यह टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, यह हो जाएगा पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो यह जितने भी हैं ये पूर्णांक संख्या होते हैं, मतलब कि पूर्णांक संख्या मतलब कि पूर्णांक समझ ही रहे हैं कि नाम से समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यह चीज आपको याद होना चाहिए। पहली बात कि वास्तविक संख्या जो भी होती है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में वो सभी संख्या होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्णांक, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। छठा नियम है सम संख्याएं क्या होती है, इसको भी याद रखिएगा। एक होता है ओड नंबर और एक होता है इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, यह पूछता भी है, इसको याद रखिएगा। इवन नंबर और ओड नंबर में क्या होता है, देखिए इवन नंबर क्या होता है कि 2 से कटने वाली जो संख्या होती है वह इवन नंबर होता है। यानी कि वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे 2, 4, 6, 8 और 9, 10 हो गया, 10 और 12, जैसे ऐसे संख्या है, यानी कि 2 से कटने वाली जो संख्या है इवन नंबर होती हैं। और उसके बाद से विषम संख्या जो होती है पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। कोई भी संख्या जो विषम संख्या होती है यानी ओड नंबर होता है, वह जो 2 से नहीं कटती हैं वो ओड संख्या है। इसको भी आप लोग जानते होंगे, बहुत दिन पढ़े भी होंगे और टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते होंगे, लेकिन यह रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओड नंबर, इवन नंबर, ये भी इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ओड नंबर, इवन नंबर। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे एक अभाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज न होइएगा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। क्या होता है कि 2 से कटने वाली संख्या तो भाज्य संख्या तो है ही है, लेकिन उसमें एक चीज याद रखना होगा कि अभाज्य संख्याएं 2 है, 2 जो है अभाज्य संख्या है। उसका कारण क्या है, देखिए वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं। जो अभाज्य संख्या होती है वह स्वयं, मतलब कि स्वयं और एक के अलावा किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 संख्या यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक होता है 1, 2 और अपने से, माने 1 और 2 और अपने से, यानी कि 3 जो संख्याएं होती है उनसे कटे तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा अभाज्य संख्या यानी प्राइम संख्या जो होती है 1 और 2 या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे वह अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। उसी तरह से आगे देखेंगे, देखिए अभाज्य संख्याएं यहाँ पे आप लोगों को गिनती करना होगा तो समझिएगा अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, यह बहुत बार में पूछा गया है और इसमें पूछता भी है, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसको आपको बताना है। और वह एक ऐसी संख्या होती है, वह सम संख्या होता है, यानी कि सबसे अभाज्य संख्या जो छोटी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह होती है 2 और यह सम संख्या भी है। और यही एक जो नंबर है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यह पूछता भी है, ठीक। विषम संख्याएं जो होती है 3 है सबसे छोटा, उसके बाद से एक और आता है, उसको हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हाँ एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक, आपको 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या जो होती हैं वह 25 होता है। और 1 से लेकर के 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह होता है 15। इसको भी याद रखिएगा, यह पूछता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक तो कोई अंक है नहीं, इसको हम लोग देखते हैं दूसरे पेन से लेकर के। देखिए इसको देखिए, यह जो कट जा रहा है यानी कि 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, देखिए 2 से कटने वाली संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, यानी कि 2 से जो भी कटने वाली संख्या हो जाएंगी यह तो हमारा बच जाएगा ना, वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखते जाइएगा कितनी संख्याएं हैं, आप लोग के सामने समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए, इसको पहले 2 से कटा लेते हैं, ठीक। और उसके बाद से देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी बचती हैं जो अभाज्य संख्या है। उल्टा हो गया हो,
58 हो गया, 56 हो गया, 54, 52, 62, 72, 82, 92, 64, 74, 84, 94 और ये नहीं 65 नहीं, 66, 76, 86 और 96, 68, 78, 88 और 98 और 70, 80, 90, 100। ये जो है संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याएं, इसमें से आपको मिल गया कि जो भी 2 से कटने वाली संख्या, यानी कि जो भी सम संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। यानी कि एक याद दिमाग में ये रख लीजिएगा कि जो भी संख्या होंगी वह ओड संख्या होगी, यानी कि ओड संख्या मतलब कि विषम संख्याएं जो होगी वह भी अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से देखते हैं इसको, फिर एक बार रंग चेंज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए तीन, तीन क्या है, तीन एक अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग ऐसे काटते हैं दूसरे साइड से। देखिए इसको, ये जो है तीन, तीन, तीन से कटने वाला कौन सी संख्या नहीं है, यानी कि यह जो हो गया, देखिए तीन, तीन नौ, ये कट जाएगा, 7 बच गया है। ठीक है, फिर 3 चौके 12, 3 पचे 15 कट गया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, ये भी कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दहा में 30, 11 तिया 33, हो गया 13 तिया 39, फिर 3 से कटेगा कौन, 4 3 7, 3 से कटने वाला 45 कट जाएगा, 45 के बाद से 7 से कटेगा, आते हैं 17 तिया 51 और ये हो जाएगा 53, 5 3 8 नहीं कटेगा, 5 5 10 ये भी नहीं कटेगा, 7 5 12, 19 तिया 57, 59, 9 5 14, 6 1 7, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, फिर से 65 66 कट ही रहा है, 67 ये भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 71 72, यानी कि 7 3 10 नहीं कटेगा, 7 5 12 ये कट जाएगा, 25 3 75, 7 7 14 ये 3 से नहीं कटेगा, 9 7 16 ये भी नहीं कटेगा, 8 1 9 ये कट जाएगा 3 से, और 8 3 11 नहीं कटेगा, 8 5 13, 8 7 15 ये कट जाएगा, फिर से 9 8 17 ये नहीं कटेगा, 9 एकम ना, यानी कि ये कट जाएगा 93, उसके बाद से 9 7 16 नहीं कटेगा, 99 ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से सब कटे वाली संख्या थी, अब देखिए 5 से कटाने वाले संख्या कौन कौन से हैं। देखिए 5 से जो भी संख्या हो जाएगी, देखिए 5 से कटने वाली संख्या कौन सा बच रहा है, यह हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 25 हो गया, ये भी है, अभी हम समझेंगे इस चीज़ को। और 25 5 30 तो कट ही गया, 45 55 ये वाला सब कट जाएंगे, और ये सब तो कटा ही है 5 से। अब 6 से देखिए 2 और 3 से जो कटेगा वही सब संख्या, तो यानी कट जाएगा यहाँ पे। 7 से देखिए 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया ना, 7 आठे 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70, 70 7 77 ये भी कट जाएगा, 77 7 7 14 यानी कि 84 ये कट जाएगा, कटा हुआ है। अब बचा कौन, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 ये कट जाएगा, 7 से देखिएगा। ठीक है, अब हाँ, उसके बाद से 97 बच गए। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या बच रही है। देखिए 2 से कट रहा है, तो जो 2 से जो कटेगा, यानी कि देखिए 2 है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 है एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, इससे जो कट रहा है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो है स्वयं स्वयं को काट रहा है, ये जो है स्वयं को नहीं काट रहा है ना। ठीक है, 3 5 3 5 7 बचेगा, 7 नहीं कटेगा किसी से, वो भी याद रखिएगा कि 7 किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 3 3 5 7 5 7 फिर 11, यहाँ पे देखते जाइएगा, यहाँ पे इस तरह से सबसे अच्छा है कि इसको हम रीड से कर दे रहे हैं। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 29 23, फिर से 31, फिर 41 43 और 47 59 53 61 67 79 73 71 83 और 89 और 97। ये जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और होगा यहाँ पे 15। देखिए 1 से 50 तक आप लोग गिनती किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक कितने हैं, 15 है। आगे देख लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 से लेकर 50 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने हैं, तो 10 है। ये चीज आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। आगे देखते हैं,
भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इसको आपको ध्यान देना है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो एक एक और तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या यानी अन्य संख्या से कट जाए यानी कि विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्याएं होती हैं। याद रखिएगा कंपोजिशन नंबर जो होता है, एक होता है यहाँ पे अभी हम लोग देखें प्राइम नंबर और कंपोजिशन नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे तो वह प्राइम नंबर हो जाएगा। और भाज्य संख्याएं जो होती है कंपोजिट यानी नंबर जो स्वयं एक और इससे कम से कम एक अन्य संख्या से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या होती है यानी कंपोजिट नंबर होता है। इसमें याद रखिएगा एक न तो भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ये कभी कभी पूछ देता है, जो यूपीटीटी होता है ना उसमें कभी कभी पूछ देता है। जैसे देखिए भाज्य संख्याएं जो होती है भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकता है। देखिए 9 है, 9 जो है विषम संख्या है, 9 क्या है विषम संख्या है, और 6 है, यह जो है 6 और ये 9 यानी कि दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए और एक चीज है 18 है, ये सम संख्या है, 21 जो है विषम संख्या है तो भी कट जा रही है। तो इसका मतलब ये हो कि भाज्य संख्याएं जो होती है सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं कितनी कौन सी होंगी। देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा उसका म स एक होना चाहिए, वो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। अब उसमें एक यहाँ से भी देख लीजिए आता है, एकदम डायरेक्ट पूछ देगा सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि सहअभाज्य संख्या मतलब कि दोनों संख्याएं जो अभाज्य संख्या होती है सहअभाज्य संख्या, उसका अभाज्य होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग जानिए कैसे। ये जो होता है देखिए एक होता है 13, 11 और 13, 11 और 13 ये क्या है अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। फिर से एक 29 और 31 है, जो 29 और 31 है। ठीक है, फिर उसी तरह से 41 और 43 है। इसी तरह से आते हैं, आपको देखिएगा सहअभाज्य संख्या ज्यादा नहीं है तो इसको भी ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं, देखिए संख्याओं की विभाज्यता का जो जांच का नियम है उसको हम लोग समझेंगे कि जो सम संख्याएं होती हैं उसको मतलब कि दो से विभाज्य यानी डिविजिबिलिटी दो से क्या करेंगे कि जब भी हम डिविजिबिलिटी के बारे में समझेंगे तो उसमें क्या होगा कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच के प्रकार में हम लोग देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या से कौन सी संख्या कट रही है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता नियम क्या होता है कि इकाई अंक में दो से विभाज्यता का जो नियम है, विभाज्यता का जो नियम है विभाज्यता का, वो उसमें क्या होता है कि इकाई अंक पर जो होता है ना, इकाई अंक पर क्या होता है, इकाई अंक पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक है ना, ये याद रखना होगा कि दो से वही संख्या कटेंगी जिसकी इकाई अंक जो होता है 0 2 4 6 8 होगा, वह दो से संख्या कट जाएगी। जैसे में देखिए अगर 44 यहाँ पे दिया हुआ है तो इकाई अंक में 2 है, मतलब कि 4 है तो कट जाएगा। फिर 200 है इकाई अंक में 0 है, ये भी कट जाएगा। 230 है इकाई अंक में 0 है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या समझते हैं। यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसकी सभी संख्याओं का योग जो है 3 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे में देखिए 9 3 6, इसको देखिए 936 है, इसमें तो देखिए 6 9 3 12 और 12 6 18, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है ना, यह 18 3 से कट जाएगा, यानी कि संख्या जो है यह संख्या कट जाएगी। कोई भी ऐसी संख्या है जिसका योग, कोई भी संख्या दिया हुआ है उस सभी संख्याओं का योग जो करते हैं वह 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से कट जाएगी। उसी तरह से 9 से भी आता है कि कोई भी संख्या को अगर जैसे देखिए यहाँ पे इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 9 से, 9 तो ये 9 से कट जाएगा ना, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 9 का सेम है, थोड़ा सा अंतर ये आता है कि जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो 3 से जब कटेगा तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, और जो 9 से कटने वाला है वह संख्या में 9 से कटना चाहिए। अभी नहीं है कि जैसे 6 हो गया तो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 9 नहीं ना कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो संख्याएं योग करेंगे उसका योग 9 से विभाज्य हो जाएगा, तब वह संख्या 9 से कट जाएगा, और जो 9 से जो संख्या कट जाएगी वो 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम जो होता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक जो बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, वह अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो वह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। देखिए जैसे ये 24 है, 24 अगर मान लीजिए तो यह संख्या जो दिया हुआ है इसमें दो संख्याएं हैं, इकाई अंक पे अगर 2 शून्य है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा, पहला बात। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज देखिएगा 224 है, ये जो 24 है यह दो संख्या है, यानी कि 224 और 4 से कट जाएगा, यानी 24 जो है कट जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएंगे। याद रखिएगा
यह संख्या जो होती है 2 और 4 से भी वैसे ही होता है, लेकिन इसमें बस 4 के एक नियम है कि 4 और 8 का नियम है कि जो इकाई और दहाई की संख्या जो होती हैं, या तो 2 शून्य होगा या उसके साथ में जो इकाई और दहाई की संख्या हो जो 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, तो संख्या जो पूरी संख्या हो जाएगी वह 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता क्या होता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, जो भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई जो अंक होता है वह 0 होना चाहिए या 5 होगा, तो वह संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे में मान लीजिए अगर हम 15 को देख रहे हैं तो ये 5 से कट जाएगा, इकाई अंक में क्या है 5 है। 20 है, अगर इसको इकाई अंक में 0 हो गया यानी कि ये भी 5 से कट जाएगा। जैसे 50 है, इकाई अंक में 0 है तो यह 50 कट जाएगा, अगर वहीं पे 55 रख देंगे तो भी इकाई अंक में अगर 5 है तो वो संख्या कट जाएगी 5 से। तो ये तो 5 का आसान होता है। आगे देखेंगे 6 से। 6 से देखिए दिया हुआ है कोई भी संख्या है, जो भी संख्या यानी कि देखिए इस 6 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 और गुणे 3 होता है, ठीक है। यानी कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर होगा तो उसमें अगर 6 से विभाजित करेंगे तो वो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वो संख्या पूरी संख्या वह कट जाएगी। आगे देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए जिस तरह से 4 में इकाई और दहाई संख्या में 0 होता है, 2 शून्य होता है, उसी तरह से 8 में जो होता है इकाई 3 जो संख्या यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 जो संख्याएं होती हैं वो 0 अगर हो जाएगा तो संख्या 8 से कट जाएगी, पहला बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो 3 संख्याएं होती हैं, जो 3 संख्या जैसे ये 64, 41, 512 है, इसमें से जो 3 संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, वह जब पूर्ण विभाजित अगर हो जाएगा 3 संख्याएं मिल करके, तब वह संख्या 8 से कितना ही बड़ा संख्या होगा वो कट जाएगा। जैसे देखिए 512 है, इसमें से 512 को 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 छक 48, 3 हो जाएगा 2, 8 चौक 32, यानी कि यह कट जाएगा। यानी कि ये जैसे 6,41,512 जो 12 है यह पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से जैसे 4 का होता है कि 2 अंक में होता है ना, इसमें 3 अंक होता है। इसमें भी एक याद रखिएगा, यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं, यहाँ पे अगर यहीं पे एक ओड संख्या दे दिया ना, तब वहाँ पे क्या करेंगे कि आप ओड संख्या रहेगा, तब वहाँ पे यहाँ पे अगर यह इकाई और दहाई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या कट जाती है। इसको भी डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए 9 से विभाज्यता के बारे में हम लोग समझ लिए थे। यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसकी सभी संख्याओं का योग जो है 9 से विभाजित अगर हो जाता है तो वह पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। 10 की विभाज्यता में जो इकाई अंक में जो होता है 0 होना चाहिए, तो वह पूर्ण संख्या जो है 10 से कट जाएगा। आगे देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है कि कोई भी संख्या जैसे दिया हुआ, जैसे यहाँ दिया हुआ है, उनके जो विषम स्थान पर है और सम स्थानों का जो अंतर योग का अंतर होता है, उसमें से या तो 0 आएगा या 11 आ जाएगा। अगर इन दोनों 0 या 11 में से आता है तो वो संख्या वह कट जाएगी। जैसे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 71, 27, 71, 27, 362, इसमें से देखिए ये सम संख्या है, सम संख्याओं का योग करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक अंतर करके, यानी कि 7 + 2 + 3 और +2, तो कितना हो जाएगा 7, 3, 10, 4, 14, और यहाँ पे 7, 1, 8, 6, 14, यानी कि 1 + 7 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 14। इन दोनों का जो अंतर जो होगा वो 0 होगा, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। इसका एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि 24 जो है ना, 24 229, इसमें याद रखिएगा कोई भी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको घटाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे देखिए मान लीजिए 7 का है, इस अभाज्य संख्या कौन कौन से है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। यह जो संख्या है अभाज्य संख्या, ऐसे भी बहुत संख्या मिलेंगी आपको, तो उसको याद रखिएगा। किसी जैसे 7 है उसको अगर जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, मैंने 50 हो गया, ठीक है ना, उस तरह से ले जाएंगे। और उसके अगल बगल मतलब कि जैसे 7 से कटाएंगे 49, ठीक है ना, तो 49 एक कम है, यानी कि देखिए एक और चीज 11 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 9 99, 9 बार होगा 11 से जो कट रहा है, तो यानी 11 9 99, यानी कि आपका कहाँ पहुंच रहा है, वहां पे पहुंच रहा है 99 के पास। उसके पास एक अंतर होना चाहिए, जैसे 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 40 50 जो भी दिया हुआ है, उसका एक प्लस हो या तो माइनस हो, उसी के अंतर में होना चाहिए। तो देखिए 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो 7 में क्या है, 7 में नियम यह है कि 21 को देखिए 21 है, 20 के पास है,
यानी कि 20 + 1 हो गया 21। यानी कि इसमें क्या करना है कि जो 2 है ना 20 का 2 उससे गुणा करना है, और जो प्लस एक प्लस है तो उसको एक माने घटा देंगे। जो घटाएंगे देखिए यहाँ पे 2429 है ना, 24 और 29, इसमें तो देखिए इकाई अंक को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। इस 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और इसमें से जो घटा देंगे जो प्लस हुआ है ना, यहाँ पे जब प्लस है जैसे कोई भी संख्या का अगर जैसे मान लीजिए 21 क्या है 20 से एक प्लस है तो हम उसमें घटाएंगे इकाई अंक को गुणा करके, तो 9 दूनी 18, यानी कि इसमें से हम 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 24। फिर इसी तरह से इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2, और 2 इसको घटा देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 41, यानी कि 239। अब इसको 7 से कटाएंगे देखिए कट जाता है कि नहीं। 7 त्रिक 21, 2 और ये हो जाएगा 8, 7 चौक 28, ठीक है। इस तरह से ये कट जाएंगे। तो यह जो संख्या है ना इसको याद रखिएगा, 7 जो विभाज्य संख्या होती है जो इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे, और वो जो गुणा संख्या जो आ रहा है बचे हुए संख्याओं में से उसको घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग घटाए थे 229 में से, यानी कि 9 दूनी 18, इसमें से घटा देंगे, उसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, और 3 में से हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे 2 से कटा है कि नहीं कटा है, यानी कि 7 से कटेगा तो 7 त्रिक 21, ठीक है, और 4 यानी कि 7 दूनी 14, यह कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 और 29 जो संख्याएं हैं, जो 24 और 29 जो संख्या दिया हुआ है वह 7 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 13 में आता है, 13 को देखिएगा इसको विभाज्य करने के लिए इकाई अंक में 4 से गुणा करते हैं। क्यों? देखिए 13 को अगर गुणा करेंगे तो 13 × 39, यानी कि 4 के पास जा रहा है ना, 40 के पास 13 × 39, 40 मतलब कि 39 + 1 यानी 40 हो जा रहा है। तो जो 40 के पास है तो यानी कि 4 से हम गुणा करेंगे, और एक कम है तो उसको जोड़ देंगे, जो बचा हुआ संख्या रहेगा। जैसे दिया हुआ है कि 889 है, इसमें से 13 का जो 4 का गुणा करेंगे इकाई अंक को, तो इकाई अंक 9 चौके 36, जो बचा संख्या 36 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 36 को प्लस कर देंगे तो 8 × 14 को 4 हासिल 1, 6 × 3 = 10, यानी कि यह 13 से संख्या कट जाएगी। 13 9 13 9 13 6 78, 63 91, 13 8 74, यानी कि 13 8 बार, यानी कि 104, इससे कट जाएगा। तो ये संख्या कट जाएगी। इसमें याद रखना है जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको किसी पूर्णांक संख्या के पास, मतलब कि 10 20 30 40 50 के अगल बगल, या तो उसको जैसे कि 51 हो गया, 49 हो गया, या 31 हो गया, 29 हो गया, इसके पास लेकर जाना है, और जितनी बार वह कटेगा उसमें से उतना का हम इकाई अंक में गुणा करेंगे, और गुणा करके अगर प्लस में है जैसे 51 है मान के चलिए तो उसमें घटाएंगे, ठीक है, और जब वह 39 है मान के चलिए तो उसमें हम जोड़ेंगे जो बचा हुआ संख्या है, ठीक है। उसी तरह से सबके आता है। 17 का वैसे ही विभाज्य देखिए, 17 × 51, 51 है ना, 51 तो 50 के अगल बगल है, 50 के प्लस में है, ठीक है। तो इसको 5 से गुणा करेंगे, यानी कि जो 731 है इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे, इससे 5 से, यानी कि 5 से, और बचे संख्या कितना है तो उस संख्या में उस 5 को यहाँ पे प्लस है ना तो हम घटा देंगे, तो यहाँ पे 5 घटा देंगे और वो संख्या 17 से कट जाएगी। तो देखिए तो हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, 8 9 4 13, 9 5 14, 8 5 13, 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 6, 17 चौके 68, देखिए कट गया। इसी तरह से लगाते हैं, जो भी अभाज्य संख्या होगी उसको इसको ध्यान लगाना होगा, ठीक। अब 19 का इसी तरह से आपको आंसर बताना होगा कि 19 का कौन सी संख्या होगा। 19 × 57, 19 चौक 76, ऐसे भी आता है, 19 × 57, 19 दूनी 38, 19 तो खुदे है, देखिए 19 तो खुदे है, किसके पास 20 के पास, ठीक है ना, 20 से एक कम है, ठीक। तो इस 2 से हम लोग गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे, ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए तो ये इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही हम लोग समझे। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट, इसी से संबंधित कोई जो भी क्वेश्चन आएगा, यह जो ईपीटीटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्यों याद रखिएगा इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, हम वहाँ पे इसको पिन कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।